दोस्तों एक समय था जब भारत बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में सुप्रीम हेजेमन हुआ करता था। इस पानी के रास्ते भारत ने ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी संस्कृति का विस्तार किया था। 9th से 12th सेंचुरी तक रूल करने वाला चोला एम्पायर दक्षिण भारत का एक दूरदर्शी मैरीटाइम एम्पायर हुआ करता था, जिसने एक्सटेंसिव इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड की बदौलत अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर साबित किया था। उस समय बे ऑफ बंगाल चोला सी या चोला लेक के नाम से भी जाना जाता था। 11वीं सेंचुरी में चोला साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा राजेंद्र चोला ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे कब्जा कर उन्हें स्ट्रेटेजिक नेवल बेस के तौर पे इस्तेमाल किया। इससे चोला साम्राज्य का प्रभाव साउथ ईस्ट एशिया पे पड़ा। सदियों से भारत के ईस्टर्न पोर्ट्स साउथ ईस्ट एशिया की शिपिंग पे हावी रहे और पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच एक इम्पॉर्टेंट लिंक बनाए रखा। लेकिन समय के साथ भारत का स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ घटता रहा। 2014 में प्रोफेसर सी राजा मोहन ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि भारत आज बे ऑफ बंगाल को खोने की कगार पे है। तो आखिर क्या वजह है कि अपने ही जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में बसा और अपने ही होम वाटर्स का हिस्सा होने के बावजूद बे ऑफ बंगाल भारत के कंट्रोल से छूट रहा है? हमने ऐसी कौन सी गलतियां की जिससे बे ऑफ बंगाल में चाइना हमारे लिए आज एक थ्रेट बनकर उभरा है? क्या भारत बंगाल की खाड़ी में चाइना को चुनौती देने में कामयाब हो पाएगा? क्या इस पूरे रीजन में हम फिर से चोला एम्पायर की तरह एक हेजमन बन के उभरेंगे? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। भारत, जो एशियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, अपने आप को बे ऑफ बंगाल का प्रमुख सिक्योरिटी गारंटर मानता है। इंडियन ओशन में बसा ये पेनिनसुला 7000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन ओन करता है और मेन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के बीचों बीच स्थित होने की वजह से वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली सी रूट्स को डोमिनेट करता आया है। इंडियन ओशन रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए एक लेवरेज प्रोवाइड करती है। भारत के प्रसिद्ध डिप्लोमेट के.एम. पनिक्कर इस बात का सबूत देते हैं कि बे ऑफ बंगाल ने लगातार कमर्शियल कॉलोनाइजेशन और कल्चरल और रिलीजियस ऑस्मोसिस को विटनेस किया है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में प्राचीन हिंदू साम्राज्यों का अस्तित्व, जिसे तब स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, अभी भी इस एरिया की वास्तुकला, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में देखी जा सकती है। लेकिन 13th सेंचुरी से चोला एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिया का मैरीटाइम पावर डिमिनिश होता गया। ओशियनिक ट्रेड पहले अरब, फिर पोर्टुगीज और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के कंट्रोल में चला गया। वैसे तो ब्रिटिश राज के अंडर इंडिया बे ऑफ बंगाल को पूरी तरह से डोमिनेट करता था, लेकिन आज़ादी के बाद उसके मैरीटाइम रोल को कर्टेल कर दिया गया। कॉलोनियल एरा के खत्म होने के साथ साथ बे ऑफ बंगाल एरिया की जनरल कनेक्टिविटी भी इफेक्ट होने लगी। ये वो दौर था जब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस और लैक ऑफ इंटीग्रेशन के कारण साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक डिवाइड क्रिएट हो गया। नेचुरली इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल प्रीएमिनेंस खोता चला गया। और वो कैसे, आइए देखते हैं। 1931 में ब्रिटिश राज की राजधानी कलकत्ता से न्यू दिल्ली शिफ्ट हुई और 1937 में बर्मा यानी आज का म्यांमार एडमिनिस्ट्रेटिवली सेपरेट हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक लंबे समय तक बंगाल की खाड़ी फ्रेगमेंटेड और स्टैग्नेटेड रही। नए पॉलिटिकल बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के राज्य एक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी फॉलो करने लगे, जिससे पीपल, कैपिटल, गुड्स और आइडियाज की मोबिलिटी पे एक गहरा असर पड़ा और बे ऑफ बंगाल रीजन में इकोनॉमिक ओपननेस और इंटरडिपेंडेंस सफर करता रहा। आज़ादी के बाद भारत में एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम प्रेजेंस के लिए और औद्योगिक संसाधनों की कमी थी। वैसे तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि भारत जैसे देश के ओवरऑल डिफेंस और ट्रेड डेवलपमेंट के लिए एक सी डिफेंस कैपेसिटी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन वो इंडिया के सी पावर को उसके रीजनल फॉरेन पॉलिसी के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि एक स्वतंत्र भारत निश्चित रूप से अपने पड़ोसियों के मामले में इंटरफेयर करने के खिलाफ नहीं था, चाहे वो 1971 में बांग्लादेश हो या 1983 से 90 के बीच में श्रीलंका। लेकिन उसने अपने आप को मुख्य रूप से एक डिफेंसिव पावर के तौर पे देखा,
जिसका काम था बे ऑफ बंगाल से बाकी शक्तियों को दूर रखना। ये वो समय था जब स्टेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंटीग्रेशन नहीं बल्कि आइसोलेशन को प्रेफर किया जाने लगा। लंबे समय तक भारत ने अपने पूर्वी पड़ोसियों को इंपॉर्टेंट मैरीटाइम अलाइज के तौर पे इग्नोर करते हुए उन्हें सिर्फ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पे ट्रीट किया। भारत ने अपने ईस्ट कोस्ट को भी काफी अनदेखा किया, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी पे उसका प्रभाव कम होता गया। मुंबई की कंपैरिजन में कलकत्ता का इंपॉर्टेंस घटता गया। कोलकाता और हल्दिया 2 पोर्ट सिस्टम्स को कवर करने वाला इंडिया का एकमात्र रिवरीन पोर्ट तेजी से डिक्लाइन करता गया। जहां 1960 में पूरे देश के पोर्ट ट्रैफिक में उसका शेयर 28% था, वहीं 2015 में वो गिर के 8% हो गया। इंडिया का फॉरेन ट्रेड पश्चिम की ओर यानी यूरोप और गल्फ की तरफ ओरिएंटेड होता चला गया। इंटरनेशनल पोर्ट्स का विकास गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रित था। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कोस्टलाइन का पिछड़ापन वेस्टर्न कोस्ट के तेज विकास से बिल्कुल अलग था। भारत ने अपने समुद्र तक के टूरिज्म का फोकस भी मालाबार कोस्ट में बसे गोवा और केरला पर ही रखा। इसकी तुलना में भारत के ईस्ट कोस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे शायद ही कोई विकास हुआ। बे ऑफ बंगाल में भारत द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने की नाकामयाबी ने चाइना को एक मेजर प्लेयर बनने में मदद की। चाइना की तेज आर्थिक विकास के साथ साथ बे ऑफ बंगाल में उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहा। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि बे ऑफ बंगाल के साउथ एज पे स्थित मलक्का स्ट्रेट साउथ चाइना सी के लिए एक क्रूशियल ओपनिंग है, जिससे चाइना अपना ट्रेड और एनर्जी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के चैनल को बरकरार रख सकता है। चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट के तहत इंडियन ओशन राज्यों के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में काफी इन्वेस्ट किया। चाहे वो बांग्लादेश का चिट्टागोंग पोर्ट हो, म्यांमार के जेरिटकी क्यून आइलैंड हो या श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स मेजबान देशों के लिए हर वक्त फायदेमंद ना साबित हो सके, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और डेड ट्रैप डिप्लोमेसी के दम पे चाइना ने बे ऑफ बंगाल में आज अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। वैसे तो चाइना ये दावा करता है कि इस मैरीटाइम रीजन में उसके इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक है, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बढ़ती प्रेजेंस इंडिया के लिए एक चैलेंज बन गई है। फॉर एग्जांपल, अंडमान एंड निकोबार के करीब चाइनीज सबमरीन्स का पेट्रोल इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड के लिए एक इनडायरेक्ट थ्रेट है। इंडिया का एक लीडिंग थिंक टैंक गेटवे हाउस ने अपने रिपोर्ट अनफिनिश्ड कनेक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल में ये दावा किया है कि एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोनॉमी होने के बावजूद भी भारत ने अपने टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स को इस रीजन में अंडर यूटिलाइज किया है। इंडियन टेक इन्वेस्टर्स बे ऑफ बंगाल के छोटे राज्यों को अक्सर अनदेखा करते हैं। इस एटीट्यूड की वजह से इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया है। जहां एक और साउथ चाइना सी में अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार किए, इंडिया के पास अपने नेचुरल आइलैंड का एडवांटेज होते हुए भी उन्हें अंडर यूटिलाइज किया गया। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड चेन्स में से एक है। ये बे ऑफ बंगाल का अकेला ऐसा द्वीप समूह है जो इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOCs के रूट में पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को काफी अनदेखा करती आई है, जबकि यहाँ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और बंकरिंग फैसिलिटीज बनने का प्रस्ताव बार बार दिया गया। इसका एक प्रमुख कारण ये रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन है जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लिमिट करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन मेनलैंड से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बढ़ती आइसोलेशनिज्म और साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंध और गहरा करने के प्रयास ने भारत को एक ऐसी राजनीति सोचने में मजबूर किया है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों ही इंश्योर किए जा सकें। इससे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी बन सकता है। साउथ ईस्ट एशिया के करीब होने के कारण ये आइलैंड एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक हब के रूप में उभर सकता है और ये डेवलपमेंट्स एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखकर भी की जा सकती हैं। बे ऑफ बंगाल में इंडिया के स्ट्रेटेजिक फेलियर्स उसके इकोनॉमिक अंडर परफॉर्मेंस से भी जुड़ा हुआ है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक लीडिंग पावर का आर्थिक प्रदर्शन अपने से छोटे पड़ोसियों की तुलना में बहुत कम है। 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2064 थी, जो 2020-21 में 10% बढ़ने के बाद $2227 हुई। वहीं इंडिया की पर कैपिटा इनकम उस साल $1947 थी। इंडिया के इनडिसिसिव नेचर के कारण चाइना ने बांग्लादेश पे अपना डोमिनेंस कायम कर लिया है।
उदाहरण के तौर पे जब बांग्लादेश न्यू दिल्ली के साथ तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट सिक्योर नहीं कर पाया तो उसने लोन के लिए चाइना की ओर देखा। जाहिर सी बात है कि इस लोन के चलते बीजिंग ढाका पे अपना दबदबा बनाए रख सका। चाइना आज बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2019 में इन दोनों देशों के बीच टोटल ट्रेड वॉल्यूम लगभग $18 बिलियन था, जबकि इंडिया के साथ बांग्लादेश का ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ $10 बिलियन रहा। इस बीच भारत के सिटीजनशिप एक्ट की पॉलिटिसाइजेशन से बांग्लादेश को टारगेट किया जाना और अनियन एक्सपोर्ट पर लगाई गई रोक ने बांग्लादेश को और भी चाइना से करीब लाने का काम किया। दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में इंडिया की सेंट्रल पोजीशन ऐसी है कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उसके पार्टिसिपेशन के बिना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसकी कैपिटल डिफिशियंसी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट के लिए थर्ड पार्टनर्स पे डिपेंडेंट होना एक मेजर ड्रॉबैक है। खासकर कोविड-19 के इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट के बाद इस सिचुएशन को चेंज करना और भी मुश्किल हो चुका है। अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के बदौलत चाइना ने बे ऑफ बंगाल में एक बड़ा एफडीआई फुटप्रिंट स्टैब्लिश किया है। इसके कंपैरिजन में इंडिया का एफडीआई काफ़ी कम है और ये ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के हाथों में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर्स पे फोकस्ड है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के साथ भी भारत के संबंध अभी अंडर यूटिलाइज्ड हैं। आसियान के प्रति भारत के आकर्षण का प्रमुख कारण था उसके फॉरेन ट्रेड का और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का विकास। वैसे तो इंडिया और आसियान के बीच चाइना के चलते स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बढ़ता गया है, लेकिन आसियान में इंडिया का रोल अभी भी लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता पोर्ट और म्यांमार के सितवे पोर्ट को जोड़ने वाला $484 मिलियन का कालाधन प्रोजेक्ट का काम कई कारणों से अफेक्टेड हुआ है, चाहे वो अराकान आर्मी जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ हों या इंडियन साइड में प्रपोज लैंड को लेकर विवाद। पॉलिसीज़ को लेकर अनसर्टेनिटी और एंटी ग्लोबलाइजेशन मेजर्स ने भी एफडीआई फ्लो को हर्ट किया है। आसियान के साथ भारत की बढ़ती करंट अकाउंट डेफिसिट को देखकर यही कहा जा सकता है कि आसियान के प्रति इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को आज चेंज करने की ज़रूरत है। 2019 तक के डेटा भी इस बात का गवाह है कि करंट और कैपिटल अकाउंट्स का प्रभाव इंडिया के फेवर में नहीं है। डेफिसिट को सरप्लस में बढ़ाने के लिए इंडिया को आसियान मार्केट्स को टारगेट करते हुए अपने कैपिटल और ट्रेड को बढ़ाना होगा। इंडिया आसियान के बायलैटरल फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के चलते दोनों पार्टनर्स अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स को घटाने में नाकामयाब रहे हैं। इंडिया आसियान में काफ़ी सख्त नॉन टैरिफ मेजर्स फेस करता है, जिससे उसके एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। आसियान भी यही समस्या फेस करता है। इससे वैल्यू चेन के एक्सपेंशन में दिक्कत होती है। सर्विस सेक्टर भी एक एरिया है जहां प्रोग्रेस काफ़ी स्लो रहा है। दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। इंडिया के पूर्व सेक्रेटरी राजीव सिकरी का मानना है कि अगर इंडिया को एक ग्रेट पावर बनना है तो उसे अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को अपने सीज एंड ओशन के थ्रू स्प्रेड करना होगा। इंडियन ओशन रीजन में आज भी इंडिया डोमिनेंट प्लेयर्स में से एक है। यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके स्ट्रेटेजिक लिंक्स उसे एक मजबूत डिप्लोमेटिक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसके दम पे वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट कई प्रोजेक्ट भी इनिशिएट कर रही हैं जिससे वो अपने मैरीटाइम प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर सके। फॉर एग्जांपल, सागरमाला एक प्रमुख परियोजना है जिसके अंडर पोर्ट्स और वाटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसका प्रोग्रेस काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है और केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि इस ₹2.12 ट्रिलियन प्रोजेक्ट को 2024 तक कंप्लीट किया जाएगा। सागरमाला स्कीम के अंडर अब तक 194 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सेंटर टोटल 802 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 5.48 ट्रिलियन रुपीज़ है। 24 जनवरी 2019 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल सुनील लांबा द्वारा कमीशन किया गया नेवल एयर स्टेशन आईएनएस कोहासा इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। आईएनएस कोहासा और अन्य एयर बेसिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिर्फ इंडियन नेवी के रोल को ही नहीं बल्कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इमरजेंसी से डील करने की एबिलिटी को भी स्ट्रेंथन करेगा। आने वाले समय में ये उम्मीद की जा सकती है कि इंडिया बे ऑफ बंगाल रीजन में अपनी खोई हुई ग्लोरी को फिर से एस्टैब्लिश कर पाएगा। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस बे ऑफ बंगाल पे, कैसे इंडिया ने रिसेंट कुछ टाइम में बे ऑफ बंगाल पे अपना कंट्रोल खोया है और वैसे कौन से मेजर्स और एरियाज हैं जिनको इम्प्रूव और अपनी पॉलिसी को रिवाइज करके इंडिया फिर से बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट कर सकता है।
इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस 3 के सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ पे ऑफ बंगाल इन मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। What steps should be taken to ensure Indian interest in the region? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।